दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों काफ़ी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर आपका डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, केवीएस डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस यानी एसएसटी के बैच कब शुरू होंगे। तो दोस्तों सभी बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, चाहे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे टीजीटी सोशल साइंस हो, चाहे पीजीटी हिस्ट्री हो, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके बैच आ चुके हैं। तो आज हम एक डेमो क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जो मेरी खुद की क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी एसएसटी के बैच हम किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, पढ़ना वही चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिलाए। सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट आपका और हमारा आप लोगों का सिलेक्शन है। तो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का बैच आप दे सकते हो। टीजीटी एसएसटी का डीएसएसबी केवीएस एनवीएस का बैच आप देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। कोई भी डाउट है तो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके पूछ सकते हैं। तो मैं डेमो शुरू करने से पहले ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। हमारे बैचेज में क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिलेंगी। नंबर 1, लाइव क्लासेज हैं। अगर आप लाइव क्लास जॉइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास आप जॉइन कर सकते हैं। जो क्लास लाइव होंगी वो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में भी आपके पास ऐप में अवेलेबल होगी। 1 साल तक आप आराम से इन क्लासेज को जितनी बार चाहे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाइव नहीं चाहिए, सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ-साथ जो टॉपिक हम पढ़ाएँगे, हर टॉपिक की पीडीएफ नोट्स आपको ऐप के अंदर मिलेगी, जिसको आप वहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट पेपर्स आपको हर टॉपिक के, यूनिट के, हर सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर आपको ऐप पर डिस्कस करवाए जाएँगे मेरी क्लास में। पीवाईपी सॉल्यूशन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हैं, चाहे वो डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के, अलग-अलग एग्ज़ाम्स के, सबके पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं यहाँ पर पूरे के पूरे सोल्व करवाऊँगा आपके साथ इस कोर्स के अंदर ही। उसके अलावा डाउट सेशन मेरे होंगे, जितने भी आपके पहली बात तो ये है कि मैं डाउट रहने नहीं दूँगा। जो-जो टॉपिक मैं डिस्कस करवाता हूँ, आपको भी पता है कि डाउट रहने का मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो डाउट सेशन होंगे, भरमार होगी। जितनी बार आप कहेंगे, उतनी बार हम डाउट सेशन इसके ऊपर लेंगे। तो ये तो ज़रूरी जी आप लिए कोर्स की बात। डेमो शुरू होने वाला है, उससे पहले बता दूँ कि इस तरीके का पूरे नोट्स का सेट हम पूरे इंडिया में कोरियर से भेजते हैं, जिसको आप लोग इस नंबर पर 8447410108 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक दिए गए हैं, आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ले सकते हैं और हमारे साथ अपनी जो सफलता का जो रास्ता है, उसमें हमारे साथ चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपने पहले नोट्स लिए हैं, तो आपको नोट्स के अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया जाएगा और उसके अलावा किसी भी प्रकार का हेजिटेशन आपको है, चाहे आपको लगता है कि आपके पास पेमेंट नहीं है, चाहे कम अमाउंट आपके पास है, चाहे ईएमआई आपको करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है, तो सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप हेजिटेट मत होइए, आप मुझे बात करिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी मदद मेरे से की जाएगी, मैं आपकी उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज के डेमो को देखते हैं। पूरा लेक्चर देखना है और आपको अंदाज़ा लगाना है कि एक-एक पॉइंट को कितनी बारीकी से और कितनी संजीदगी से हमने इसमें डिस्कस किया है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आइए आज की डेमो क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर चैप्टर 1 भारतीय संविधान का जो विकास है या जो अंग्रेज़ों के राज से लेकर के हमारी आज़ादी तक जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके भारतीय संविधान का विकास हुआ है, उसको हमने इससे पहले एक लेक्चर में देखा है। वो लेक्चर अवेलेबल है आपकी ऐप पर, आपके कोर्स में, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। पूरे का पूरा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन 101% आता है। कई बार तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो जो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये कंप्लीट होगा
इसमें एक एक पॉइंट को मैंने उठाया है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं दिखेगा जो आपने अब हमारे साथ डिस्कस ना किया हो। फिर भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो और चीज़ें हमारे सामने आएंगी वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संविधान होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? सरल भाषा में अगर हम बात करें तो संविधान का मतलब है किसी भी देश को सुगमतापूर्वक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने वाले नियमों का एक संग्रह, जिन नियमों या कानूनों के द्वारा सरकार व जनता के बीच विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, उन्हीं को हम लोग संविधान कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जिन आधारभूत कानूनों और नियमों की ज़रूरत होती है उसे संविधान कहा जाता है। अब अगर हम बात करें संविधान के प्रकारों की, दोस्तों संविधान मूल रूप से दो प्रकार का ही होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से संविधान के कई प्रकार देखे जा सकते हैं, जैसे लिखित संविधान अथवा अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो होता है जिसको लिखा गया हो, जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, जिसके लिए रिटन में आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। भारतीय संविधान हमारे पास रिटन में है, अमेरिका का संविधान रिटन में है। दूसरा संविधान होता है अलिखित, जिसको लिखा नहीं गया है। ये होता है वो, जैसे इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान है, जो वहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर हमारा संविधान तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन के संविधान की तो वहाँ का संविधान तो लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ के लोग किस तरीके से संविधान का पालन करते हैं? दोस्तों वहाँ का संविधान अलिखित है और वो संविधान वहाँ के लोगों के, वहाँ के देश की रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। और एक चीज़ और ख़ास बात है कि वो अपने संविधान को इतनी शिद्दत से फॉलो करते हैं जितनी शिद्दत से तो हम लोग लिखित संविधान होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये सवाल होता है कि अगर हमारे देश का संविधान लिखा नहीं होता तो क्या होता? जब हमारे यहाँ पर सब कुछ रिटन है, सब कुछ लिखा हुआ है, तब भी हम लोग कानूनों को दे धराधन तोड़ते हैं, हर रोज़ कानून तोड़ते हैं। अगर लिखा नहीं होता तो फिर यहाँ क्या हाल होता? भारतीय संविधान जो लिखित है उसकी कई बार आलोचना भी की जाती है। बहुत ज़्यादा भारतीय संविधान में पेचीदगियाँ भी है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। दूसरा है दोस्तों निर्मित अथवा विकसित संविधान। पहला संविधान का प्रकार हमने देखा लिखित अथवा अलिखित। दूसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं तो दूसरा प्रकार होता है आपका निर्मित अथवा विकसित। दोस्तों निर्मित और विकसित दो प्रकार के संविधान होते हैं। निर्मित संविधान वो होता है जिसको बनाया जाता है, और विकसित वो होता है जो समय और हालात और लंबा समय गुजरने के साथ साथ डेवलप हो जाता है। दोनों प्रकार के संविधान आधुनिक दुनिया में कई देशों में देखे जा सकते हैं। तीसरा संविधान होता है लचीला अथवा कठोर। जैसे जैसे आप लोग दुनिया के संविधानों को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि लचीला यानी फ्लेक्सिबल संविधान कौन सा होता है और कठोर संविधान कौन सा होता है। लचीला संविधान वो होता है जिसके अंदर परिवर्तन करना, संशोधन करना, अमेंडमेंट करना आसान होता है। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लचीला और कठोर दोनों का अंतर देख लिया। और चौथे नंबर पे आता है परिसंघीय अथवा एकात्मक संविधान। परिसंघीय संविधान जो संघ की तरफ जोर दे, एकात्मक संविधान जो एकात्मकता की तरफ जोर दे। तो ये चार प्रकार के संविधान परीक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं। दोबारा देख लीजिए, पहला लिखित संविधान और अलिखित संविधान, दूसरा निर्मित संविधान और विकसित संविधान, तीसरा लचीला संविधान और कठोर संविधान, चौथा परिसंघीय संविधान और एकात्मक संविधान।
दोनों प्रकार के, चारों प्रकार में एक दूसरे के विपरीत आपको इसमें दिखेगा। लिखित है तो अलिखित भी आपको दिखेगा, और अगर निर्मित है तो विकसित भी आपको दिखेगा, और अगर लचीला है तो कठोर भी दिखेगा, और परिसंघीय है तो एकात्मक भी दिखेगा। ये जो संविधान का टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर होता है, और यहीं से आपकी पूरी पॉलिटी शुरू होती है, क्योंकि संविधान के अंदर सारे आर्टिकल, सारी धाराएं, सारे अनुच्छेद, सारी अनुसूचियां, सब कुछ होता है, और वही आपको पॉलिटी के सारे चैप्टरों में दिखेंगी। मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस अनुसूची में है, पार्लियामेंट किस भाग, किस अनुसूची में है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक अगर अच्छा है तो बाकी सब आप लोग आराम से कर लेंगे। लिखित संविधान और अलिखित संविधान की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नॉर्मली दी गई हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा ना टॉपिक के बारे में तो आप इजीली इसको कवर कर जाएंगे। जैसे लिखित और अलिखित की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एग्जाम्पल के रूप में भारत है, अमेरिका है, चेक गणराज्य है, ये वो देश हैं, दुनिया में काफ़ी सारे और देश हैं जिन देशों ने अपना संविधान लिखा है, यानी इन देशों का संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित संविधान है, एक किताब है, बुक के रूप में आपके पास मौजूद है, और उसके साथ साथ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आप किसी को कोई बोले कि आप संविधान दिखाइए तो आप उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा संविधान होता है दोस्तों अलिखित, जो अलिखित होता है जैसे ब्रिटेन के अंदर है, अगर आप उनसे पूछोगे कि चलो चलो हम आपका संविधान देखते हैं, चलो लाइए दिखाइए हमें, वो दिखा नहीं सकते बट वो संविधान को बता सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। लिखित संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और अलिखित संविधान रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये संविधान जो अलिखित होता है वो उस देश की रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है। आप लोगों को जो बच्चे लाइव आ चुके हैं आवाज़ आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर है। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है? रेखा कुमारी, शशि देवनाथ, मीनू, आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत होनी हो, कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है, आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का सेक्शन साइड में दिया हुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार का एक भी डाउट आपका टॉपिक में बचेगा नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट सिलेबस आपको अच्छे से करवाया जाए ताकि आपके सारे डाउट और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो हमने बनाया, भारत की संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग 64 लाख रुपए के आसपास राशि लगाकर जो संविधान बनाया, उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चलेंगे तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन जैसे बड़े बड़े मिशन रहे हैं। क्रिप्स मिशन एक बैकग्राउंड है थोड़ा सा, फिर हम संविधान की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके नेतृत्व, इनका लीडर थे, और ये एक सदस्यीय आयोग था। यानी जो क्रिप्स मिशन भारत आया, जो 22 मार्च 1942 को भारत आया, इस क्रिप्स मिशन में एक ही व्यक्ति था और वही उसका अध्यक्ष था, जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका काम क्या था? इसका काम था भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला, इस विश्व युद्ध में भारतीयों से समर्थन मांगना क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने कहा कि अगर आप हमें मदद कर दोगे, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो हम लोग युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को अपना संविधान देने का उन्होंने वायदा किया। ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 जब भारत आया तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष भी थे, वो एक ही व्यक्ति कमीशन में थे। उन्होंने भारतीयों से सेकेंड वर्ल्ड वार में समर्थन मांगा था और बदले में वायदा किया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारतीयों का अपना संविधान उनको दे देंगे। ये एक वायदा था और वायदे के बाद हुआ वही, वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वार जीत गए और जब सेकेंड वर्ल्ड वार वो जीते तो उन्होंने अपना वायदा पूरा करने की कोशिश की। इसका दूसरा पहलू ये है
कि वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेज खुद इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो भारत जैसे देशों को गुलाम नहीं रख सकते थे। भारत तो भारत, दुनिया के काफ़ी सारे देश उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद कर दिए, जिसमें भारत भी एक देश था। दूसरा पहलू इसका ये माना जाता है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन एक इनविटेशन था, एक आमंत्रण था भारतीयों को कि भारतीयों, ब्रिटेन की सरकार जो भारत पर शासन करती है, हम लोग भारत से जल्दी ही चले जाएंगे, तब तक आप लोग अपना संविधान बना लीजिए ताकि हमारे जाने के बाद आप लोगों को भारत का शासन करने में कोई समस्या ना आए। क्रिप्स मिशन के वादे के अनुसार 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अंदर टोटल 3 सदस्य थे। क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 3, किसका वादा पूरा करने के लिए आया? क्रिप्स मिशन का। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 4, 3 सदस्य थे। और नाम अगर बात करेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग थे उनमें पहला व्यक्ति था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। दूसरा नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा है AB अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। पहला व्यक्ति लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था, दूसरा व्यक्ति सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा व्यक्ति AB अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के अंदर भारत आए थे। अंतरिम सरकार। अब अंतरिम सरकार देखिए, कैबिनेट मिशन ने 2 चीज़ भारतीयों को दी। एक भारतीयों को दी अंतरिम सरकार यानी इंटरनल गवर्नमेंट, और दूसरा भारतीयों को संविधान बनाने का न्योता। संविधान बनाने का न्योता, इन्विटेशन, 2 चीज़ दे दी। एक अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार 1946 में बनाई गई। भाई अंतरिम सरकार का क्या उद्देश्य था ये आप देखिए। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि जब कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ भारत को जून 1948 से पहले पहले छोड़ जाएंगे। और जब जून 1948 की उन्होंने डेडलाइन दे दी तो उनके लिए ज़रूरी था कि जब वो भारत से जाएं तो भारत का शासन चलाने के लिए कोई सरकार होनी चाहिए। तो इसी समय उन्होंने कहा कि भारतीयों की एक अंतरिम सरकार बनवाते हैं जो अंग्रेज़ों के अगर चले जाने का भी टाइम आ जाए तो वो अपने देश को संभाल पाए। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। इसको इंटरनल गवर्नमेंट बोलते हैं भाई, इंटरनल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। ये थी अंतरिम सरकार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस दिन शपथ ली गई? 24 अगस्त 1946 को। भारत में पहली अंतरिम सरकार कब बनी? यही डेट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं ना अंतरिम सरकार की, अगर मैं बात करूं तो आगे भी इसमें डिटेल देखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ 11 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली थी। और ये शपथ कब ली थी? 11/9/1946 को। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि 24/8 को यहाँ पर गठन हुआ सरकार का और 11/9 यानी 11 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री नेहरू के साथ साथ 11 अन्य सदस्यों ने शपथ ली थी। 3 मुस्लिम सदस्य भी सरकार में थे लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी के लोग इसमें शुरू में शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946। डेट पूछेंगे तो 24 अगस्त। शपथ कब ली? 1946। डेट पूछेंगे तो 11 सितंबर। टोटल कितने लोग थे? 12 थे। एक कौन था? प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अन्य सदस्य कितने थे? 11 थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल थी या नहीं थी? शुरू में मुस्लिम लीग शामिल इसमें नहीं थी लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल जरूर थे। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक चीज़ और आपको नोट करनी है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल कब हुई, ये शामिल हुई भाई 26 अक्टूबर 1946 को, यानी 26/10/1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। उद्देश्य कुछ और था इनका उद्देश्य क्या था शामिल होने का? इनका उद्देश्य था सरकार के भीतर रहकर पाकिस्तान के निर्माण के लिए मांग करना, पाकिस्तान के निर्माण के लिए मांग करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था भाई। क्योंकि मुस्लिम लीग जब अंतरिम सरकार बनी तो मुस्लिम लीग नाराज़ थी इस बात से, वो शामिल नहीं हुई। लेकिन जब सरकार उनके बिना भी बन गई तो उन लोगों को महसूस हुआ कि हमें सरकार में भी शामिल नहीं किया गया और हमारे जो एजेंडे हैं पाकिस्तान बनाने के, भारत के टुकड़े करने के, वो भी हमारे अधूरे रह गए। तब इन्होंने फैसला लिया कि हम अंतरिम सरकार में शामिल होंगे और सरकार के अंदर शामिल होकर हम भीतर भीतर पाकिस्तान के निर्माण और भारत के टुकड़े होने की डिमांड को बनाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। और हुआ भी यही, ये अंतरिम सरकार में शामिल भी हुए और एक समय आकर इन्होंने भारत के टुकड़े भी करवा दिए। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन, जो मेन मुद्दा है संविधान सभा का गठन। देखो, भारत के अंदर जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि भारतीयों आप अपना संविधान बना लो, हम अंग्रेज जून 1948 से पहले पहले आपको छोड़कर चले जाएंगे। और जब ये बात हुई, और हुआ भी वैसे ही, जून 1948 उन्होंने डेडलाइन दी थी, उससे पहले ही जुलाई 1947 में वो चले गए। जून में फैसला हो गया था, जुलाई में जाने की तैयारी हो गई थी, 15 अगस्त को देश छोड़ गए। तो ये जो 2-3 महीने का क्रम था, ये तो जून 1948 से 1 साल पहले ही को था। यानी जो टाइमिंग उन्होंने दी थी डेडलाइन, उससे पहले ही तो वो भारत छोड़कर चले गए। तो उन्होंने कहा था कि भारतीयों आप अपना संविधान बना लो, हम आपको छोड़कर जाने वाले हैं। और जब संविधान बनाने की बात आई तो भारतीय एक तरफ तो बड़े खुश हो गए कि अंग्रेज जा रहे हैं और चलो हम अपना संविधान बनाते हैं और देश का राज हम चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये थी कि संविधान बनाए तो गए, बट संविधान बनाएगा कौन? क्योंकि संविधान का मतलब कानून होते हैं, कानूनों का एक कलेक्शन, एक संग्रह होता है। लेकिन आज हमारे कानून कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। संसद कौन है? जिन नेताओं को हमने चुना हुआ है। लेकिन उस समय तो नेता ही नहीं थे, चुने हुए नेता ही नहीं थे। तो उस समय क्या दिक्कत आई? उस समय दिक्कत आई कि संविधान बनाएगा कौन? तो फैसला हुआ कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से लेवल से कुछ लोगों को चुना जाएगा। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। जो संविधान सभा 1946 में बनी, उसकी मांग कब कब उठी? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के गठन की मांग कब कब हुई। संविधान सभा के गठन की मांग की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा के निर्माण का सबसे पहला सुझाव बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से मिलता है। संविधान सभा के गठन का जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा, सबसे पहला जो उदाहरण मिलेगा, वो मिलेगा आपको बाल गंगाधर के स्वराज विधेयक से। ये कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ की मांग की थी। 1895, 96, 97 ये वो टाइमिंग थी जब स्वराज के अंदर वो बार बार ये मांग करते रहते थे। दूसरा, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अरिजन पत्रिका में ये मांग की थी, ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा, ये उन्होंने लिखा था। यानी गांधी जी ने 1942 में भारत के लिए अपना संविधान बनवाने की या अपना संविधान होने की बात कही थी। तीसरा, 1923 में तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक सप्रू समिति बनी थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया था, जिसमें भारत के लिए संविधान होने की बात कही थी। 1925 में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में इसको पेश किया था और यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण और ठोस कदम था। जब हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की, जब हम बात करते हैं देश का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा तैयार हुई 6 दिसंबर 1946 को,
तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा कि जो संविधान सभा बनी, क्या इससे पहले उसकी कभी मांग हुई थी? बिल्कुल हुई थी। पहले बाल गंगाधर तिलक ने करी, 1922 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, 1923 में सप्रू समिति में बात आई, 1925 में दिल्ली में यह पेश किया गया, और यहाँ से भारतीयों के लिए भारत का संविधान और संविधान बनाने के लिए भारत की संविधान सभा, इन चीज़ों की बात यहाँ पर उठने लगी थी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में संविधान सभा का गठन कब हुआ। एक्चुअल में यानी वास्तव में संविधान सभा का गठन कब हुआ, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ। पूरे का पूरा पॉलिटी आपको फ्लो चार्ट में करवाया जाएगा। फ्लो चार्ट वो होता है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक पॉइंट आपको याद रहता है और आपको पता चलता है कि आगे ये था तो पीछे ये था। जैसे गिनती होती हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा। जैसे गिनती में होता है वैसे ही पूरी पॉलिटी में हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया था। ये दोनों डेट पूछी जाती हैं भाई, संविधान सभा का गठन कब हुआ और संविधान सभा को भंग कब किया गया। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास दोनों ही क्वेश्चनों का डाटा होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है। तो 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया। क्यों भंग कर दिया? क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर जो संविधान बनाना था वो संविधान बन गया, वो काम ओके हुआ और अब संविधान सभा की ज़रूरत ही नहीं थी, अब संविधान सभा को भंग कर दिया। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में, कुल सदस्य कितने थे भाई? संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे शुरू के अंदर वो सदस्य थे 389, जिसमें प्रांत वो हैं जो ब्रिटिश भारत था, भारत का वो हिस्सा जो सीधा सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था और फिर सीधा ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के ताज के अंडर में आ गया। ब्रिटेन के गुलाम भारत का वो हिस्सा या ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं उनसे चुने गए थे 292 लोग, 292 सदस्य, 389 टोटल थे। इनमें से 292 वो थे जो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, भारत के वो राज्य जो सीधे ब्रिटेन के अंडर में थे। 93 सदस्य वो थे जो रियासतों से चुने गए थे, भारत का वो हिस्सा जो था तो ब्रिटेन का गुलाम लेकिन वहाँ पर रियासतों को सौंप रखी थी जिम्मेदारी। और 4 लोग चुने गए थे भाई चीफ कमिश्नर अक्षेत्रों से। चीफ कमिश्नर अक्षेत्र कौन से थे? अजमेर, मारवाड़, दिल्ली और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 वो थे जिनको चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र बोलते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं 292, 93 और आपका 4, टोटल अगर मिला दोगे तीनों को तो फिर आपकी संख्या आ जाएगी 389। 389 भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य थे जो शुरुआत में थे। अब एक तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर ऐसा पूछा जाए, देख लिया आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्लियर, एक एक चीज़ आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रही है, कंटेंट बिल्कुल मोतियों की तरह पिरोया गया है, एक भी टॉपिक और एक कहीं भी आपको जरा सा भी डाउट नहीं आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ, 24 जनवरी 50 को भंग कर दिया गया। कुल सदस्य 389 थे, प्रांतों के सदस्य 292 थे, रियासतों के सदस्य टोटल 93 थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 लोग लिए और इस तरीके से 389 सदस्य टोटल हो गए। उसके बाद कई बार लिखने में आता है कि संविधान सभा के तो 299 सदस्य थे। अब बात आती है 389 सदस्य कब थे? 1946 में। फिर भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के साथ भारत के पाकिस्तान भी बना और जो संविधान सभा के अंदर जो मुस्लिम लीग के लोग थे
जो उस क्षेत्र से थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, वो लोग भारतीय संविधान सभा को छोड़ गए और आज़ादी के बाद जो 299 सदस्य रहे, ये वो भारतीय सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान को पूर्ण किया। तो शुरू में सदस्य थे 389, बाद में रह गए 299। कितने सदस्य रह गए? 299 रह गए। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा नेता जो इन संविधान सभा में था ही नहीं, वो कौन था? दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नेता उस समय महात्मा गांधी जी थे और महात्मा गांधी जी इसमें नहीं थे। अगर शॉर्टकट याद रखना है तो ये देख लेना, 299 थे, एक महात्मा गांधी और मिल जाता तो ये 300 हो जाते। महात्मा गांधी इसका मेंबर नहीं था, इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का मेंबर नहीं था, और सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा महात्मा गांधी। और आप लोग सोचोगे कि यार महात्मा गांधी तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, इसी के साथ साथ देश चल रहा था उस समय, तो ये तो जरूर होगा इसमें। लेकिन आप सोचोगे जब पूरा संविधान पढ़ोगे, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, टेम्परेरी अध्यक्ष कौन था, कानूनी सलाहकार कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, सब जगह देख लेना आप, महात्मा गांधी का नाम नहीं मिलेगा। और महात्मा गांधी का नाम नहीं मिलेगा, इतने सारे लोग आते हैं संविधान सभा में अलग अलग कमेटियों में, वहाँ भी गांधी जी का नाम नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। किसी दिन चर्चा करेंगे कि शामिल क्यों नहीं हुए थे, बट वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। संविधान सभा में अगर भागीदारी की बात करें, पार्टिसिपेशन अगर देखें संविधान सभा में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे थे, तो भागीदारी की बात एक बार देख लेते हैं। महिला, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य थी 15 जो हैं वो महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। ये क्वेश्चन हाथ से जाना नहीं चाहिए भाई, आप लोगों को ये पॉइंट पक्का याद रहना चाहिए। संविधान सभा में कितनी भारतीय महिला सदस्य थी? आंसर आएगा 15। नंबर 2, अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे? संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य भाई 26 थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? आंसर आएगा 33। यानी महिला सदस्य 15 थी, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के 33 थे। तो तीनों का आपको आंकड़ा पता होगा, तो ये ध्यान रखना। एक और चीज़ कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुई। भारत के अंदर हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। हैदराबाद भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन भी संविधान के फैक्ट्स में पूछा जा चुका है। देशी रियासतों को 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों को जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, जो उनको रेशियो दिया गया, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव लिए गए, वो किस आधार पर लिए थे? प्रत्येक रियासत को 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य भेजने का अधिकार था। यानी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हर रियासत को दिया गया था। अगर किसी रियासत में 10 लाख लोग रहते हैं तो एक सदस्य आएगा, 20 लाख हैं तो 2 सदस्य आएंगे, 30 लाख हैं तो 30 आएंगे, 1 करोड़ हैं तो 10 आएंगे। ये आइडिया आप इससे लगा सकते हैं। तो संविधान सभा में भागीदारी का दोबारा से देख लेना, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि हमें समझ आने में दिक्कत हो रही है। महिला सदस्य 15 थी, अनुसूचित जाति 26 थे, जनजाति के 33 थे। हैदराबाद ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया। देशी रियासतों को 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, कई बार जब हमने डिस्कस किया ना कि महिला सदस्य कौन कौन थे, भारतीय संविधान में महिला सदस्य कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भाई, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी,
लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयाणी वेलाद्युदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रीनी, अमू स्वामीनाथन। ये 15 वो महिलाएं थी जिन्होंने भारतीय संविधान सभा में बैठकर भारत के संविधान को बनाने का बहुत बड़ा काम किया था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आज हमारे पास मौजूद है, तो इन महान आत्माओं की, इन महान प्रतिभाओं की उसके अंदर बहुत बड़ी मेहनत छिपी हुई है। कुछ नाम आप बार बार सुनते हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, भारत की दूसरे देश में राजदूत बनने वाली पहली महिला यही थी विजय लक्ष्मी पंडित, जिनको यूएसएसआर में राजदूत बनाकर भेजा गया। भारत की पहली महिला जो यूएनओ के अंदर गई, वहीं पर इनको बनाकर भेजा गया, यूएसएसआर से वापस बुलाकर यूएनओ भेजा गया। राजकुमारी अमृत कौर कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको नाम दिखेगा पहले। सरोजिनी नायडू भारत के अंदर पहली महिला जो गवर्नर किसी राज्य का राज्यपाल बनी। सुचेता करपलानी पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी। ये वही नाम है जो बार बार क्वेश्चनों के रूप में आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर भी आप कंटिन्यू लाइव हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का बीच में कुछ भी डाउट होता है ना, क्वेश्चन आता है, तो आप फट दे उसी समय फटाफट कमेंट कर सकते हैं। मेरा ध्यान आपके कमेंट्स पर भी है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका सिलेबस में इस तरीके से करवाऊं कि उसके बाद कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत ना पड़े। अपने ही लेक्चरों को बार बार करके अगर देखेंगे तो आप एक प्रकार से इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि ये कहेंगे कि अब एग्जामिनर हमें कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अंदर आप देखोगे स्ट्रक्चर देखिए सीटों का। 389 लोग दिसंबर 1946 से जून 1947 तक थे। जब मैंने आपको बताया ना कि पहले 389 थे, 6 दिसंबर 1946 से जून 1947 तक 389 थे। उसके बाद जब जून में फैसला हो गया कि पाकिस्तान अलग हो जाएगा, भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे, तो जून 47 से जनवरी 1950, आप कह सकते हैं मार्च 1952 तक, लास्ट वाला जो पोर्शन बच गया क्योंकि कार्यकाल तो तब तक बना ही रहा, तो यहाँ तक 299 लोग थे भंग होने तक। 24 जनवरी 1950 तक ये लोग थे 299। और राजनीतिक गुटों की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर मैं बात करूं, तो टोटल जो 389 लोग थे उनमें कांग्रेस के लोगों को सीट मिली थी 208, AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सीट मिली थी 73, अदर्स को सीट मिली थी 15, रियासतों को सीट मिली थी 93, जिन रियासतों की हम बात कर रहे थे। तो ये भी आप याद रखना है, 389 जो टोटल लोग थे, 208 कांग्रेस की, 73 यानी 73 मुस्लिम लीग की, 15 अदर्स की, रियासतों को 93। इस तरीके से सीटों का स्ट्रक्चर आपको भारतीय संविधान सभा में दिखेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में सीटें का राजनीतिक क्या कैलकुलेशन क्या था, तो आपके पास ये आंसर होगा। ध्यान रखना, बार बार इसको देखना और एक अच्छे से नोट्स तैयार करना, ताकि आने वाले समय में आपके ये काम आए, रिवीजन के समय, एग्जाम से एकदम पहले। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का कार्य प्रारंभ कैसे हुआ? भारत की जो संविधान सभा है वो बन तो गई थी, संविधान सभा बन गई, संविधान सभा बन गई, कितने लोग कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे ये सब फाइनल हो गया था। अब बात ये थी कि काम करना बाकी रह गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। प्रथम बैठक के अंदर क्या काम हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। पहली बैठक में क्या काम हुआ? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। नंबर 2, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहले व्यक्ति थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जे.बी. कृपलानी साहब संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का बहिष्कार किसी ने किया क्या? संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था पाकिस्तान की मांग के मुद्दे पर। पाकिस्तान की मांग वो कंटिन्यू उठा रहे थे और पाकिस्तान की मांग के मुद्दे पर उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। मैंने आपको बताया था कि वो संविधान सभा में शामिल ही इसलिए हुए थे कि एक एक मांग को वो पाकिस्तान की मांग के रूप में तैयार कर सकें। तो ध्यान रखना, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने। बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग को जोरदार तरीके से उठाना चाह रहे थे। अब बात आती है दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1940 को हुई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। पहली बैठक में चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक में चुना गया स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद को। तो ये याद रखना है, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछें तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, स्थायी पूछें राजेंद्र प्रसाद जी, पहला अध्यक्ष पूछें सच्चिदानंद सिन्हा जी, सेकंड अध्यक्ष पूछें राजेंद्र प्रसाद जी, सीधा ओनली अध्यक्ष पूछें तो राजेंद्र प्रसाद जी। क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन में से 2 साल 11 महीने 16 दिन राजेंद्र प्रसाद जी को मिले थे और सिर्फ 2 दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मिले। कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने न तो इस्तीफा दिया, न उनको हटाया गया, ना ही कोई बात हुई, 2 दिन के लिए क्यों रखा गया? दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पूरी संविधान सभा के अंदर बहुत सीनियर व्यक्ति थे। पूरी संविधान सभा उनका मान और सम्मान करती थी और इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। फिर ये बात आती है कि जब इतने सीनियर थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतना सम्मान सारे लोग करते थे, तो उनको 2 दिन के बाद क्यों हटा दिया गया? क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? उनको परमानेंट क्यों नहीं रखा गया? दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो एज थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था और जो संविधान सभा की डे टू डे की मीटिंग है, संविधान सभा की दिन प्रतिदिन की जो मीटिंगें थी वो उनमें शामिल होने में असमर्थ थे। इसलिए मान सम्मान देने के लिए उनको वो पद दिया गया। 2 दिन बाद उन्होंने रिजाइन किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये तब तक अध्यक्ष बने रहे जब तक देश का संविधान बन नहीं गया और जैसे ही देश का संविधान बना, संविधान सभा को भंग किया, इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। क्योंकि संविधान सभा ने ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष से देश का राष्ट्रपति मनोनीत किया था। तो ये चीज़ आपको समझनी है। सेकंड मीटिंग में क्या हुआ था? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। हरेंद्र कुमार, अब मैं एक बार देख रहा था एक वीडियो, पता नहीं किसकी देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर एच.सी. मुखर्जी है बट हरेंद्र कुमार मुखर्जी कैसे हुआ? हरेंद्र कुमार मुखर्जी का मतलब एच के मुखर्जी होना चाहिए, बट एच.सी. मुखर्जी कैसे है? दोस्तों, यहाँ पर कुमार इनका ये आता है, इनके नाम में ये कुमार था, इनके नाम में CWMAR ये नाम है, इसलिए इनको एच.सी. मुखर्जी कहेंगे और इधर आप हरेंद्र कुमार मुखर्जी कहेंगे। इनके नाम को इस तरीके से स्पेल किया गया, ध्यान रहेगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा है B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर
उनको बनाया गया था। ये भी बहुत बड़ा काम था भाई, क्योंकि डॉक्टर BN राव जो है एक बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति थे। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर के भारतीय संस्थाओं में बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके थे। और जो संविधान सभा थी उसका जो कानूनी सलाहकार था वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था बिल्कुल जिसको कानूनी पेचीदगियों की जानकारी पता हो। जब संविधान सभा के सदस्य कोई कानून बनाने पर सहमत हो जाते थे तो BN राव से सलाह ली जाती थी, क्या ये कानून ठीक रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि ये कानून बाद में जा कर के कोई जड़ कानून बन जाए या कोई मूड कानून बन जाए या कोई ऐसा कानून बन जाए जो देश की जनता को परेशान करे और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लूपहोल हों। तो ये कोशिश की गई थी। इन्होंने हर चीज़ को इतना बखूबी निभाया। भारतीय संविधान को बनाने में इतने सारे लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका योगदान बाकी लोगों से ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो, चाहे देश की राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे देश का औद्योगिक वर्ग हो, चाहे देश का सामाजिक वर्ग हो, चाहे देश का राजनीतिक वर्ग हो, चाहे देश का सांस्कृतिक वर्ग हो, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अद्भुत होते हैं। जैसे साइंटिस्टों में देखोगे विक्रम साराभाई जैसे लोग, अब्दुल कलाम जैसे ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन साइंटिस्ट तो और भी बहुत ज़्यादा जो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। जैसे टीचरों में देखोगे बहुत बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा नाम बहुत कम हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक वजह है। इसलिए कुछ लोगों ने अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत काम किया, जिसकी वजह से हमें इस तरीके का संविधान मिल पाया। चाहे BN राव जी हैं, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, चाहे सत्यनारायण सिन्हा जी हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, चाहे HC मुखर्जी जी हैं। कुछ नाम इसमें ज़्यादा आपको एडवांस दिखेंगे। अब बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक की। दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन बोलते हैं, इसको पेश किया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रेजेंटेशन कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। याद रखना भाई, उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को ये पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों की डेट पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस पेज पे बनेगा, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, 13 दिसंबर को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में क्या काम किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कराया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश कराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश कराया। उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल कितने अनुच्छेद थे? 8 थे। इसको पास कब कराया गया? 22 जनवरी 1947 को। कितने बहुमत से पास कराया गया? सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति की जगह कई बार आम सहमति वर्ड यूज होता है। आम सहमति, जनरल, मतलब पूरे के पूरे लोग एग्री थे भाई, सर्वसम्मति थी, सारे लोग, कोई भी इसके विपक्ष में नहीं था। इसके आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके आधार पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना का आधार बताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अगर आधार पूछा जाए तो आएगा आंसर उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार अगर पूछा जाए तो आंसर आएगा प्रस्तावना। ये आपको याद रखना है। तो ये सब आपका तीसरी बैठक में हुआ। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, हर जगह क्या क्या काम हुए ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों की सूचियां देखिए। संविधान सभा की बहुत सारी अनुसूचियां थी भाई, और हर अनुसूची के अध्यक्ष थे।
कुछ प्रमुख समितियां थी, कुछ उप समितियां थी, कुछ के नाम होते हैं, कुछ के नाम नहीं होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रमुख समिति, प्रमुख समितियों की अगर मैं बात करूं और उन समितियों के अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो एक एक करके देखिए। नियम समिति, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संचालन समिति, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ समितियां मेन हैं, आगे भी चलेंगे हम लोग, लेकिन पहले इनको अच्छे से देख लीजिए। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये हैं कुछ मुख्य समितियां। उसके बाद आगे और देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वारदाचार्यार। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकटचलैया। एम.एन. वेंकटचलैया। तो ये वो नाम है। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्यार, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी और संविधान समीक्षा आयोग एम.एन. वेंकटचलैया। फिर और नाम आएंगे। अब हम बात करेंगे जो मेन समितियां थी उनको देखने के बाद अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई समितियां तो इतनी सारी थी, कमेटियां तो बहुत सारी थी, लेकिन मेन काम किनका रहा? कमेटियां तो इतनी सारी थी, लेकिन ज़्यादा रोल किनका था? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किन समितियों की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब इन महत्वपूर्ण समितियों में से एक कमेटी थी दोस्तों, प्रारूप समिति। एक नाम आता है इसका प्रारूप समिति, दूसरी तरफ बोलते हैं मसौदा समिति, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। तीन नाम इसके हैं, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम था। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम था। प्रारूप का मतलब होता है एक खाका तैयार करना, मसौदा एक ड्राफ्ट बनाना, एक रफली आइडिया क्रिएट करना। अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई आप है ना एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाओ, हमने कोई कंपनी लगानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कंपनी का दिमाग बनाए और शुरू कर दी। उसके लिए मॉडल बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, एक रिपोर्ट बनाओगे, कंप्लीट कुछ तो बनाओगे कि हम ऐसा ऐसा पैसा लगाएंगे, ऐसे जगह लेंगे, ये काम करेंगे, कुछ तो होगा। और उसी काम को ही आप प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट कहते हैं। अब जब भारत का संविधान बनाने की बात आई तो संविधान सभा तो बनेगी, संविधान सभा तो बनेगी, लेकिन उसमें इतने सारे लोग थे, सबके अगर ओपन विचार रखते, आप बताइए सर आप क्या चाहते हैं, आप बताइए सर आप कौन सा कानून चाहते हैं, आप पीछे बैठे हैं सर आप भी बता दीजिए कौन सा काम चाहते हैं। अगर ऐसे होता तो सबकी राय नहीं होती। घर में 2-3 लोग होते हैं, जब वही एक बात में सहमत नहीं होते तो ये तो 389 थे, बाद में 299 थे, इनको सहमत कौन कर दे। और दूसरी बात, ये नेता थे, ये तो वैसे भी सहमत ना होने थे। अगर कोई भी काम कर दे तो दूसरे को विरोध करना ही था। तो बाद में ये फैसला लिया गया कि एक छोटी सी कमेटी बना दो, वो दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ेगी और वहाँ से इम्पोर्टेंट कानूनों को उठाकर लाएगी। प्रारूप समिति को काम सौंपा गया कि इनका काम है दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ना और उनके इम्पोर्टेंट कानूनों को नोट डाउन करना। वो इम्पोर्टेंट कानूनों को नोट डाउन करेंगे और जो वो बनाकर लाएंगे वो प्रारूप या मसौदा होगा। उस प्रारूप या मसौदे को या उस ड्राफ्ट को ये लोग संविधान सभा में पेश कर देंगे। संविधान सभा के लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कानून ठीक लगेंगे उनको रख लेंगे, जो कानून ठीक नहीं लगेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा या उनको निकाल दिया जाएगा।
कुछ कानून ऐसे भी होंगे जो ठीक तो हैं बट आज देश में लागू नहीं करेंगे हो सकते, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे आपने देखा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको आप डीपीएसपी बोलते हो, वो कानून तो अच्छे थे लेकिन भारत में उस समय लागू नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको संविधान के अंदर एक अलग भाग बना के, संविधान के अंदर एक अलग आर्टिकल्स का लिस्ट बना के उसमें डाल दिया गया। आप लोगों को सबको पता है भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, तो ये चीज़ थी। तो प्रारूप समिति का काम था, मसौदा समिति का काम था दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ना और वहाँ से महत्वपूर्ण कानूनों को नोट डाउन करके भारतीय संविधान सभा के सामने पेश करना। अब देखिए पूरे संविधान के अंदर बहुत सारी समितियां थी आपने देखी, लेकिन प्रारूप समिति का नाम क्यों इतना चर्चा में है? और दूसरी चीज, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका नाम भी संविधान के बनाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आप देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 29 अगस्त 1947 को संविधान का क्या करने के लिए तैयार? प्रारूप, मसौदा, ड्राफ्ट, रफली आइडिया तैयार करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 बहुत जगह क्वेश्चन आता है, 7 जो डिजिट है ना, 7 डिजिट, बहुत बार क्वेश्चन आता है 7 डिजिट का। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 ओशियन हैं। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी भारत के एक ज़माने में 7 हुआ करते थे। मतलब 7 जो वर्ड है ना, वो 7 डिजिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जीएस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं किसी दिन 7 के ऊपर कोई वीडियो बना के 20-25 क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। यानी नॉलेज का आपको भंडार बना देंगे। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे आइडिया नहीं है। और टीचिंग लाइन में भाई इज्जत उसी की होती है जिसको नॉलेज है, वरना बिना नॉलेज वाले को सामने से तो बच्चे नमस्ते कर देंगे लेकिन पीछे से गालियाँ ही पड़ेंगी। एक्चुअल में रिस्पेक्ट उसी के लिए दिल से निकलती है जिस व्यक्ति को एक्चुअल में नॉलेज होती है। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी यही है कि एक्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि टीचिंग लाइन में हो तो बच्चों का जो भविष्य है वो आपके हाथ है और बच्चे देश का भविष्य हैं। कोई भी गलत जानकारी देने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को ये कह के निकल जाइए कि हम कल बता देंगे, और कंप्लीट फैक्ट के साथ उसको पेश कीजिए, क्योंकि जरा सी भी गलती किसी न किसी इंसान का भविष्य बर्बाद कर सकती है और 1-2 नंबर से किसी को फ्यूचर में मतलब कहीं पिछड़ने पर मजबूर कर सकती है। तो प्रारूप समिति में टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। देखो कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ना संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, बहुत सारी कमेटियां और भी थी, लेकिन इनका नाम इतना ज़्यादा क्यों फेमस है? दोस्तों यहाँ बात नाम की नहीं है, यहाँ बात काम की है। क्योंकि पूरे संविधान में जितनी भी समितियाँ थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसका था? प्रारूप समिति का। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो काम जिस समिति ने सबसे इंपॉर्टेंट काम कराया और उस समिति ने कोई भी काम कराया हो उसके चेयरमैन का नाम, जैसे भारत कोई काम करता है, आज के समय भारत कोई काम करेगा तो आपके प्रधानमंत्री का नाम आएगा, बाद में कोई करेगा तो बाद के प्रधानमंत्री का नाम आएगा, पहले आजाद देश में कोई काम करा तो पहले प्रधानमंत्रियों का नाम आया होगा। तो जब भी हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कमेटी, हेड ऑफ द कम्युनिटी, ये नाम तो आएंगे ना, हेड का नाम तो ऑटोमेटिकली जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हैं। दूसरा नाम था के.एम. मुंशी जी, जो मुंबई से निर्वाचित हुए थे। बी.आर. अम्बेडकर जी की अगर मैं बात करूं तो पहले ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बंगाल जहाँ से बने थे वो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। तो बंगाल के बाद फिर दोबारा इनको जो चुना गया वो बॉम्बे, जिनको मुंबई बोलते थे उस समय, मुंबई से इनको फिर दोबारा चुना गया। ये भी याद रखना है।
के.एम. मुंशी साहब मुंबई से निर्वाचित हुए थे। नंबर 3 मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे उस समय। नंबर 4 बी.एम. मित्तर साहब रिप्लेस्ड बाय एन माधव, बी.एम. मित्तर साहब थे, इनको बाद में रिप्लेस होना पड़ा था, एन माधव इनकी जगह आए थे बाद में। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित निर्दलीय थे। नंबर 6 गोपाल स्वामी अयंगर मद्रासी निर्वाचित थे। डी.पी. खेतान साहब निर्दलीय थे जो टी.टी. कृष्णामाचारी के द्वारा रिप्लेस हुए थे। तो ये 2 नाम रिप्लेस हुए भाई, बी.एम. मित्तर एन माधव के द्वारा, डी.पी. खेतान टी.टी. कृष्णामाचारी के द्वारा। तो इस तरीके से नाम टोटल देखेंगे तो आपको 9 नाम दिखेंगे, 9 नाम दिखेंगे, लेकिन मेंबर 7 ही थे। बी.एम. मित्तर की जगह बाद में एन माधव चुने गए, डी.पी. खेतान की जगह कृष्णामाचारी चुने गए। तो ये 2 नाम याद रखना, 2 नाम बाद में आए और 2 नाम यहाँ से निकल गए थे। टोटल लोग 7 थे। बी.आर. अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे जो पहले बंगाल से चुने गए, बाद में मुंबई से चुने गए। बाकी सारे नाम आपके स्क्रीन पे हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य था, कौन नहीं था, कौन सदस्य था, कौन नहीं था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो फिर आपको उसका आंसर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। नामों को ध्यान से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरी तरफ से मैं बता भी चुका हूँ और आपको डाटा दे भी रहा हूँ। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 1947 को मसौदा समिति की पहली बैठक हुई। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है जो मैं पहले भी एक बार पेपर में देख चुका हूं कहीं। क्वेश्चन आता है संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक की अगर मैं बात करूं तो वो तो हुई थी 11 दिसंबर 1946, और अगर मसौदा समिति की पहली बैठक की मैं बात करूं तो वो हुई थी 30 अक्टूबर 1947। दोनों चीज़ों में अंतर है, और दोनों चीज़ों में जो अंतर है उसको आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेना। ऐसा ना हो कि उसकी जगह वो लिख दो और उसकी जगह वो लिख दो। अगर मसौदा समिति की बैठक की बात आएगी तो 30 अक्टूबर 1947 आएगा, और अगर संविधान सभा की पहले बैठक की बात आएगी तो 11 की जगह 9 दिसंबर आएगा, क्योंकि 6 दिसंबर को संविधान सभा बनी, 9 को पहली हुई, 11 को दूसरी हुई, 13 को तीसरी हुई। तो ये दोनों चीज़ों का अंतर आप देख लेना। तो यहाँ पर हम बात मसौदा समिति की कर रहे हैं, और मसौदा समिति की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका आंसर 30 अक्टूबर 1947 आएगा। संविधान का जो प्रारूप बना था उसके ऊपर 114 दिनों तक चर्चा हुई भाई। संविधान का जो प्रारूप या मसौदा बनाया गया था उसके ऊपर 114 दिनों तक चर्चा चली, और इस दौरान कितनी बार वाचन हुआ? 3 बार वाचन हुआ। यानी जो मसौदा बनाया गया था उसको 3 बार पढ़ा गया कंप्लीट रूप से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कोई कमी ना रह जाए, कोई ऐसा कानून ना बन जाए जो देश के लिए आगे खतरा साबित हो जाए, कोई पेचीदगी ना रह जाए, किसी प्रकार का कोई लूफहोल ना रह जाए जो आगे चलकर परेशान हो। क्योंकि प्रारूप समिति के बाद इसको संविधान सभा में पेश करना, वहाँ से पास होना, फिर देश में कानून के रूप में जगह लेना। तो इसलिए 30 अक्टूबर 1947 को मसौदा समिति की पहली बैठक हुई, प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चाएं चली और 3 बार वाचन हुआ। ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंदर प्रस्ताव पेश किया, और इस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में इस प्रस्ताव को पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, और यहीं से भारत का संविधान तैयार हो गया। यहीं से भारतीय संविधान तैयार हो गया। अब बात करते हैं संविधान सभा के विकास के चरण। कौन से चरणों से होकर संविधान बना, और संविधान सभा ने कितने चरणों में आकर इसको बनाया। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। टोटल समय क्या लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
इस कार्यकाल को 3 चरणों में बांटा गया। इस कार्यकाल को कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में। 3 चरणों में इस कार्यकाल को बांटा गया। मैं यहाँ बना भी देता हूँ आपके लिए। पहला चरण 6 दिसंबर 1946, जिस दिन संविधान सभा की स्थापना हुई थी, वहाँ से लेकर और आज़ादी से प्रथम दिन आज़ादी तक, यानी पहला चरण स्थापना से लेकर के और देश की आज़ादी तक, ये था पहला चरण। दूसरा चरण 15 अगस्त 1947 से लेकर के और जब तक संविधान बना 26 नवंबर 1949 तक, ये सेकंड चरण था। और तीसरा चरण है संविधान जब बन गया उसके बाद 27 नवंबर से शुरू होकर मार्च 1952, ये 3 चरण है भाई। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा 3 चरणों से होकर गुजरती है। 3 चरणों से होकर भारतीय संविधान सभा, संविधान के विकास के जो चरण हैं वो 3 हैं। तीनों के तीनों आपके सामने मौजूद होने चाहिए। तीनों का डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर तीनों के बारे में आपको नॉलेज है तो फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे यहाँ पर छूटने वाला है। तो तीनों के बारे में आपको आइडिया अच्छे से अगर होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 3 चरणों में बांटा गया इस कार्यकाल को। पहला चरण 6 दिसंबर 1940 जब संविधान सभा बनी थी उससे लेकर आज़ादी के 1 दिन पहले तक। दूसरा चरण 15 अगस्त 1947 आज़ादी से लेकर 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान को स्वीकृत किया गया था। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिकृत किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, पास किया गया था। ये सारे नाम इसी के हैं। और तीसरा चरण एक्सेप्ट, स्वीकार, पास से लेकर के, और ये वो टाइम था जो 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक का था। तो ये 3 चरणों में आप लोग इसको देख सकते हैं। तीनों के तीनों चरण आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है संविधान का प्रारूप कब बना। संविधान का प्रारूप कब बना? संविधान के अगर प्रारूप की मैं बात करूं तो फरवरी 1948 को पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ। संविधान का जो पहला प्रारूप था वो फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। नवंबर 1948 को संशोधन के बाद संविधान सभा में इसको पेश किया गया। पहला जो प्रारूप था उसको फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और नवंबर 1948 को संशोधन के बाद इसको संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके लॉन्च होने के लिए तैयार हो गया था। तो ये है संविधान का प्रारूप। फरवरी 48 को प्रकाशित हुआ, नवंबर 48 को संशोधन के बाद संविधान सभा में पेश हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके हमारे सामने मौजूद था। आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, अंगीकृत हुआ। ये सारे वर्ड बार बार यूज होते हैं। एक बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा भारतीय संविधान कब अधिकृत हुआ, आप वो लिख दोगे डेट। अगली बार क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ, आप मान लोगे। तीसरी बार क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, फिर कहीं इंग्लिश में लिख लेंगे कि कब एक्सेप्ट किया गया इसको। तो आपका सबका मतलब एक ही है। स्वीकृत हो, अधिकृत हो, अंगीकृत हो, एक्सेप्ट हो, पास हो, सबका मतलब एक ही है। 26 नवंबर 1949 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भारतीय संविधान को लागू कब कराया गया? 26 नवंबर 1950 को। अब सोचिए, क्लियर है बेटा? क्लियर है? शशि देवनाथ, वेरी गुड। क्लियर है सब कुछ? एक और भी तो बच्चे थे लाइव, कहाँ गए बाकी? रेखा कुमारी,
मीनू, शशि देवनाथ, काफ़ी सारे बच्चे इस क्लास में हैं, बट कुछ बच्चों की टाइमिंग है रिकॉर्डिंग वाली, कुछ बच्चे मॉर्निंग बैच के हैं, कुछ बच्चे दोपहर वाले बैच के हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको शाम को ही लेट नाइट देखना होता है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, इस टाइम हमारी दूसरी क्लास चल रही है, ठीक है, ओके, ऑल गुड, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दो चीज़ हैं, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। अब यहाँ है ना, यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसने ये वर्ड क्यों लिखा, पूर्णतः लागू किया, ये क्यों पूछा गया। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, फिर तो आपका आंसर है 26 जनवरी। लेकिन कई बार पूछ लेते हैं पूर्णतः, पूर्णतः अगर पूछा है तो इसका मतलब कुछ बात में गड़बड़ है। पूर्णतः अगर पूछा है तो इसका मतलब बात में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को आप कैसे ढूंढोगे, क्यों इसने डाउट क्रिएट कर दिया, इसने डाउट इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि पूर्णतः वर्ड लिख दिया, और अगर पूर्णतः वर्ड लिखा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब सोचिए, पूर्णतः अगर पूछेंगे, अगर वैसे पूछे लागू कब हुआ तो आपका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। पूर्णतः पूछेंगे तो भी यही आंसर है। लेकिन एक वर्ड होता है आंशिक, कई बार पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कब करा। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा, उसका कुछ हिस्सा। अगर पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी को करा तो इसका मतलब आंशिक तो इसके पहले हो गया होगा, क्योंकि जब पूर्ण ही लागू हो गया तो उसके बाद आंशिक कहाँ से लागू होगा। जब पूर्ण ही लागू कर दिया तो आंशिक तो उसके बाद होना नहीं है, तो इसका मतलब आंशिक इससे पहले हुआ। और इससे पहले की बात करेंगे तो फिर पहले कब हुआ, पहले हुआ 26 नवंबर 1949 को ही। अब आप बोलोगे कि सर 26 जनवरी 1949 को तो अधिकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, अंगीकृत हुआ, एक्सेप्ट हुआ, पास हुआ, अब लागू होने की बात कहाँ से आ गई। देखो भाई, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इन दोनों डेटों के बीच में कितने महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है। अब हमने 26 नवंबर को जब बन गया था तो यही हमने लागू क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि हम 26 जनवरी की जो शुभ डेट आने वाली थी 2 महीने बाद, उसका इंतजार कर रहे थे। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने ऐसे ही लागू नहीं कर दिया, 26 जनवरी 1950 को हमने इसलिए लागू करा क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे थे। ये भारत में रिपब्लिक डे के नाम से पहले ही फेमस था। 15 अगस्त तो हमने आज़ादी के बाद मनाना शुरू किया, वरना देश का असली त्यौहार तो 26 जनवरी ही रहा है। 15 अगस्त तो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि अंग्रेज 15 अगस्त को चले गए। अगर वो 17 अगस्त को चले जाते 17 हो जाता, 21 को चले जाते 21 हो जाता, नवंबर 19 को चले जाते तो 19 नवंबर हो जाता। लेकिन 26 नवंबर हमने अपनी मर्जी से 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में, आज़ादी से पहले वाले के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में, सब कुछ हमने इसको मना लिया था। इसलिए 26 जनवरी हमारे लिए फेस्टिवल था आज़ादी से पहले भी। तो ये शुभ डेट 2 महीने बाद आने वाली थी, इसलिए हम इस डेट को भारत का संविधान डेडिकेट करना चाहते थे, इसलिए पूर्णतः हमने यहाँ लागू करा। लेकिन आंशिक यहाँ क्यों करा, क्योंकि संविधान की कुछ धाराएं ऐसी थी जिनको हम वेट नहीं कर सकते थे। संविधान की कुछ धाराएं ऐसी थी जिनके लिए हम वेट नहीं कर सकते थे, जैसे रक्षा मामले हैं, विदेश मंत्रालय हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट धाराएं थी, उनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। तो इसलिए यह चीज़ आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इसका आइडिया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना फिर हो सकता है बाद में चलकर इसके लिए आपको दिक्कत आ जाए। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, और उसके बाद पूर्णतः लागू की अगर मैं बात करूं तो भारत का संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ वो कब हुआ, 26 नवंबर 1950 को। तो दोनों चीज़ें, हाँ यस, 26 जनवरी 1930 को फ्लैग लाहौर में नेहरू द्वारा फहराया गया था। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव पास कराया गया था, और पूर्ण स्वतंत्रता का हम लोगों ने, पूर्ण स्वराज का हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉमिस किया था। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस जो राष्ट्रीय संग्राम की जो सबसे बड़ी
एक दल के रूप में काम करती थी, एक सारे देश के लोग उसमें शामिल थे। तो उस समय भारत की राजनीतिक पार्टियों का और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का ये कोशिश रहती थी कि देश को पूर्ण आज़ादी हम दिलाएं या आंशिक आज़ादी लें। लेकिन 26 जनवरी 1930 से हमने ये वायदा कर लिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेज देश से बाहर चाहिए किसी भी कीमत पर। इसलिए इसको डेडिकेट करने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा हमने यहाँ और आंशिक रूप से लागू कर दिया यहाँ। अधिकृत के, स्वीकृत के, अंगीकृत के क्वेश्चन याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के आकार के बारे में। दुनिया के कई देशों का संविधानों का आकार अपने हिसाब से है। भारतीय संविधान के आकार की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 22 भाग, जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो इसमें 22 भाग रखे गए थे, पार्ट इसके 22 थे। अनुच्छेद इसके अंदर 395 रखे गए थे और 8 इसमें अनुसूचियां उस समय रखी गई थी। 22 मूल, इसको बोलते हैं मूल संविधान। कई बार क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना कि मूल संविधान, भारत के मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब है जब इसको बनाया गया उस समय की बात कर रहा है। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो ये क्वेश्चन भी इतनी बार आ चुका है, आप लोग सोचेंगे जनरल पार्ट में भी, सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी वालों में भी, यूजीसी नेट वालों में भी, टीजीटी सोशल साइंस वालों में भी, मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार मैंने इसको देखा है। इन जो आप लोगों को अच्छे से रटना पड़ेगा और मुझे लगता है रटने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इन टॉपिकों को समझ सकते हैं और जिस चीज़ को समझा जा सकता है उसको रटने की क्या ज़रूरत है। सिंपल है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको ये याद हो जाएगा। प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। एक ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया गया, तो आंसर आएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की चाबी और आईना कहा जाता है। चाबी का मतलब की, आईने का मतलब मिरर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की चाबी या भारतीय संविधान का आईना कहा जाता है। और ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि भारतीय संविधान की चाबी और भारतीय संविधान का आईना उसकी प्रस्तावना है। समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रस्तावना को प्रियम्बल भी बोलते हैं, प्रियम्बल भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं हिंदी में। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि सर बताया तो प्रस्तावना था, आ गया उद्देशिका, हम तो छोड़ आए। ये बात सबसे गंदी लगती है, सबसे बुरी लगती है जब भी कोई बच्चा आके बोलता है सर ये क्वेश्चन तो रह गया मेरे से, बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी हालत में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए और पेपर नहीं छूटना चाहिए। जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो वहाँ भी कोशिश करो कि बिल्कुल ना आए तो छूटे। ऐसी स्थिति हमने बनानी वहाँ भी कि हम ज़्यादातर चीज़ों को राइट तरीके से सोल्व कर पाएँ। तो इसलिए छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। याद रखना,
स्टेटमेंट पढ़ ली। अब आपको प्रस्तावना का एक एक शब्द पता होना चाहिए। अब सोचिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की चाबी और आईना क्यों बोला है? घर की चाबी की अगर बात करोगे, चाबी क्या है? जैसे ही आपने घर पे चाबी लगाई, घर खुल गया और आपने सारे घर में देख लिया कहाँ क्या है। आईना, आईने के अंदर आप झांकोगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। तो वैसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें जो ये शब्द लिखे गए हैं ना, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समानता, स्वतंत्रता, ये एक एक शब्द पूरा एक एक ग्रंथ है। एक एक शब्द अपने आप में पूरे ब्रह्मांड की तरह है। एक शब्द से अंदाजा लग जाएगा। अगर आप ये कहो ना कि हमारे घर में शांति है, या फिर आपको हमारे घर में समृद्धि है, या फिर आपको हमारे घर में खुशहाली है, तो ये खुशहाली, शांति, समृद्धि, शांत, ये एक शब्द नहीं है, ये पूरे का पूरा इन्वायरमेंट बता देंगे। अगर आप बोलोगे कि हमारा घर समृद्ध है, तो वो बता देगा कि आप मानसिक रूप से भी समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं, भौतिक रूप से भी समृद्ध हैं, सामाजिक रूप से भी समृद्ध हैं, शारीरिक रूप से भी समृद्ध हैं। यानी ये एक एक शब्द बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम भारत के लोग, भारत को सबसे पहला वर्ड है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है कोई देश जो अपने फैसले खुद ले ले। इससे पहले हम संप्रभुता संपन्न नहीं थे। हमारे फैसले कौन लेता था? इंग्लैंड लेता था, ब्रिटेन लेता था। संप्रभुता संपन्न का मतलब है हम आज़ाद हैं, हमारे फैसले हम लेंगे। समाजवाद, समाजवाद के बारे में आप समझते ही हो, समाज के सारी चीज़ें अपनी। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, कोई देश का अपना धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं। लोकतंत्रात्मक, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं। गणराज्य, गणराज्य रिपब्लिक, जिस देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाए। जिस देश का मुखिया, भारत का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति साहब हैं। राष्ट्रपति को कौन चुनती है? जनता चुनती है, इनडायरेक्ट ही चुनती है। हम हमारे एमएलए एमपी चुनते हैं, वो राष्ट्रपति साहब को चुनते हैं, इनडायरेक्ट ही सही, बट राष्ट्रपति को चुनती तो जनता ही है। हम अपने नेता चुनते हैं, अपने नेता उनको जाके चुनते हैं। तो गणराज्य, जैसे गणराज्य हमारे देश में गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि वहाँ का मुखिया राष्ट्रपति या वहाँ का मुखिया राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ की मुखिया महारानी या महाराज हैं और उनको चुना नहीं जा सकता, वो पैतृक पद हैं। तो इसलिए ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कहता कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा। बिल्कुल भाई। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा कहाँ से ले लिए वर्ड? फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति 1789, 1789 की फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। भारत के संविधान में फ्रांस से इन शब्दों को लिया गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसको प्रियम्बल भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, और क्वेश्चन बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत पूछता है। कौन से स्रोत हैं? भारतीय संविधान के स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है भाई। भारतीय संविधान के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा भारत भेजे गए कानून। ब्रिटेन का जब भारत पर राज था तो ब्रिटेन की संसद ने जो भारत में कानून भेजे, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे चार्टर एक्ट हो, चाहे पिट्स एक्ट हो, चाहे 1909 का पार्लियामेंट हो, 1919 का मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जितने भी, चाहे 1858 का भारत अधिनियम हो, जितने भी आए वो सब थे जो हम पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है, वो एक चैप्टर अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 वाला, जिसमें संविधान का विकास भारत में किस तरीके से हुआ। तो वो एक बार देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से मैंने समझा रखा है, वो भी आपके ऐप पे है। ठीक है, पहला वो हमने एक प्री लेक्चर किया था, तो वो आ जाएगा। दूसरा क्या है? दुनिया के विभिन्न देशों से हमने जो संविधान लिया, दुनिया के अलग अलग देशों से, 10 देशों से जो हमने संविधान लिया, जिसकी वजह से भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला। भारतीय संविधान को उधार का थैला बोलते हैं, द बैग ऑफ बोरो, द बैग ऑफ बोरो। भारतीय संविधान की जो आलोचना होती है, जो इसके ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां जो की गई हैं, वो ये कहा गया है कि भारतीय संविधान तो उधार का थैला है,
भारतीय संविधान सभा के लोगों ने, ड्राफ्ट कमेटी के लोगों ने कुछ अमेरिका से कानून उठा लिए, कुछ ब्रिटेन से उठा लिए, कुछ कनाडा से उठा लिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से उठा लिए, कुछ फ्रांस से उठा लिए, कुछ कनाडा से उठा लिए, कुछ जापान से उठा लिए, कुछ जर्मनी से उठा लिए, कुछ दक्षिण अफ्रीका से उठा लिए, ये कहा जाता है। इसलिए आपका संविधान तो है ही नहीं, आपका संविधान तो उधार का थैला है। लेकिन ये आलोचना करना उनका अपना मत हो सकता है। हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोपरि है, जो दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पे आबादी वाले देश को एक माला के अंदर मोतियों की तरह पिरो देता है, वो संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वरना जितनी ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं भारत में है, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रहती हैं, जितने जैसे हालात भारत में रहते हैं, विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने पे लगी रहती हैं, ऐसे हालात में देश को एक सूत्र में पिरो रखा है। तो इससे बड़ा संविधान दुनिया में सच में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे संविधान में कुछ कमियां हो सकती हैं, हर देश के संविधान में कमियां हो सकती हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे लेक्चर में। लेकिन ऐसा संविधान, खूबसूरत संविधान जो भारत के संविधान सभा के लोगों ने बनाया है, उसको हम सबका नमन है और हम इसको बचाए रखने के लिए संघर्षशील रहेंगे। आगे नंबर 1, सबसे पहले हमने अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा भाई, लेकिन जो चैप्टर मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर कंप्लीट हो तो मज़ा आएगा। जिस चैप्टर को हम शुरू करें उसको ख़त्म जरूर करेंगे डेली। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया। प्रस्तावना के कुछ शब्द, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के शब्द है ना, हम भारत के लोग, शुरुआत ही ये होती है हम भारत के लोग, ये हमने कहाँ से लिया, ये अमेरिका से लिया है। याद रखना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग वर्ड हैं वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। अब कई बार बहस होती है कि ये हम भारत के लोग वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये इसका एक तो पक्ष ये भी है, दूसरा एक पक्ष ये है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत में इस तरीके से नहीं चुने गए थे कि ओपन इलेक्शन करके चुना जाए, आज की तरह नहीं चुने गए थे। और इसलिए देश की जनता संविधान को अपना समझ के एक्सेप्ट करे, इसलिए उसमें पहले वर्ड ये डाल दिए गए हम भारत के लोग। सेकंड क्या लिया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए, पहले 7 लिए, 1 खत्म कर दिया, अब 6 हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो हमने अमेरिका से लिया। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट, ग्राम, जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंस हैं। कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, विधानपालिका अपना काम करती है। तो इसलिए भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जब भी भारत की न्यायपालिका कोई फैसला देती है, उस फैसले के ऊपर जब वो पुनर्विचार करती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हो। ये हमने अमेरिका से लिया। 5वां है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है। लोक जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके जन्मदाता के रूप में बिन भगवती जी को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये हमने वहाँ से लिया। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, भारत के अंदर उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया। तो ये 7 चीज़ें आपके सामने हैं। प्रस्तावना के हम भारत के लोग शब्द, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, PIL जनहित याचिका यानी उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ हमने कहाँ से ले ली, ये सब ले लिया हमने अमेरिका से यानी USA से। याद रखना, रिवीजन करना, किसी दिन टेस्ट जब मैं लूँगा तो क्वेश्चन आएगा और आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। सेकंड है भाई आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका से तो हमने ले लिया, बता दिया क्या क्या लिया। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से तो हमने डबल लिया है। एक आज़ादी के बाद जब संविधान बनाने लगे तब उनसे कुछ उठा लिया और बाकी इतने सालों में कानून बना के वो हमारे देश को देते रहे, उनमें से तो हमने बहुत सा लिया। 1935 का अधिनियम याद है ना, ठीक है। नंबर 1 विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन भारत में होगा भाई, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। नंबर 2 संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम।
पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में संसद प्रणाली है, वहाँ पे 2 सदन है। हमारे देश में 2 सदन है, एक स्थायी सदन, एक अस्थायी सदन, एक ऊपर का सदन, एक नीचे का सदन। हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पर कॉमन सभा, जनरल सभा जो भी है, तो लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, उस तरीके से हमने ले लिया। तीसरे नंबर पर एकल नागरिकता। ब्रिटेन में एकल नागरिकता, तो हमने भी एकल नागरिकता ले लिया। या एक भारतीय है वही भारतीय है बस। अमेरिका की तरह डबल नागरिकता नहीं है कि वो व्यक्ति अमेरिका का भी है और वो व्यक्ति न्यूयॉर्क का भी है, वो व्यक्ति अमेरिका का भी है, वो व्यक्ति वाशिंगटन का भी है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, कोई भी व्यक्ति हो भारतीय, वो भारतीय ही है। सिटीजनशिप में आप भरोगे तो आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडियन मिलेगा, इंडियन मिलेगा, इंडियन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय भी हूँ और मैं हरियाणवी भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, मैं दिल्ली का भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, मैं यूपी की नागरिकता भी रखता हूँ। हम हैं जरूर अपने स्टेट के, लेकिन नागरिकता के आधार पर हम सभी इंडियन हैं। ऑल आर इंडियंस ऑन द बेस ऑफ सिटीजनशिप इंडिया। चौथा है द्विसदनात्मक व्यवस्था। 2 सदनों की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली। 5वां विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने का जो प्रोसेस है, कानून बनाने का जो प्रोसेस है, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है। सर्वाधिक मतों पर चुनाव जीतना, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है भाई। जैसे मान लो टोटल वोट है 100, मान लो कई चुनाव हो रहा है, टोटल वोट है 100, ए को मिले 40 वोट, बी को मिले 30 वोट, सी को मिले 20 वोट और डी को मिले 10 वोट। 10, 20, 30, 40, 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100, टोटल हो गए 100। अब देखिए, अगर किसी और देश की बहुमत की बात होगी तो टोटल वोट 100 हैं, टोटल वोट 100 हैं, तो जीतने के लिए क्या चाहिए बहुमत के आधार पर? 51। लेकिन हमारे देश में सर्वाधिक मतों वाला चुनाव जीतता है, बहुमत की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक मत किसको मिले? ए को मिले 40, तो इसका मतलब विनर कौन है, विजेता कौन है? ए है। अब सच्चाई देखो, हमारे देश में सर्वाधिक मतों पर चुनाव जीता जाता है, तो ये वाला व्यक्ति जीतेगा। और कई बार तो इतने भी नहीं होते। अब ए की बात करूँ, जीत तो गया ए, इसके पक्ष में कितने? 60, लेकिन इसके खिलाफ कितने लोग हैं? 40। इसके पक्ष में 40 हैं, खिलाफ कितने लोग हैं? 60% लोग हैं, लेकिन फिर भी जीत गए हो, क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक मतों पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया है, ये याद रखना। लेकिन हमारे देश में बहुमत की प्रक्रिया भी है, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में है। संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है, और विधायिका में अध्यक्ष का जो पद है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने, जो 8 चीज़ें हमने डिस्कस करी, ये सारी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली हैं। फिर नाम आता है भाई आपका तीसरे नंबर पर कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है। कनाडा के संविधान से हमने केंद्र मजबूत देखा भारत का, लेकिन संघीय व्यवस्था भी है। भारत का सेंटर मजबूत है, लेकिन राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, ये हमने कनाडा से लिया। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का जो बंटवारा है वो हमने यहाँ से लिया। अवशिष्ट शक्तियाँ हमने केंद्र को दे दी। राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्य के अंदर जो राज्यपाल हैं वो केंद्र द्वारा अपॉइंट होगा, हमने कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय आएगा यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट आएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श की नीति हमने कनाडा से ले ली। संघात्मक विशेषताएं, जो फेडरल फीचर्स हैं, वो हमने कनाडा से ली हैं, तो ये कनाडा की हैं भाई। चौथे नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ली है भाई, और वो ली है संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन कैसे होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अनुच्छेद 368 लिया। और भारतीय संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 368 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सेकंड, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। 5वें नंबर पर देश आता है ऑस्ट्रेलिया। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, बट मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कंप्लीट क्लियर करूं ताकि आपको कोई डाउट बचे ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ले ली। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। समवर्ती सूची ले ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में क्या है? केंद्र भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है,
राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों का कानून एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करता हो, एक दूसरे के खिलाफ जाता हो, तो राज्य का कानून रद्द हो जाएगा और केंद्र का कानून मान्य हो जाएगा। नंबर 2, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन आता ही आता है भाई, क्वेश्चन आता ही आता है। जो ये पेज मैं आपके सामने स्क्रीन पे है ना, इस पेज से 2 क्वेश्चन मैं बार बार देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन, और दूसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत यह बैठक होती है। बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति महोदय। बैठक को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। बैठक की अध्यक्षता कौन करता? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा भाई। ये जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आज बता रहा हूं, तब तक याद रखना। संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ बैठक करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठक करेंगे। किस आर्टिकल में कहा गया है? 108 में। बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, बैठक को भंग करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर याद ना रहे ना तो एक चीज देख लेना, लोकसभा में कितने लोग हैं? 545। राज्यसभा में कितने लोग हैं? 245। अगर याद ना रहे तो शॉर्टकट बता देता हूं मैं, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कौन अध्यक्षता करेगा। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। जब इकट्ठी बैठक होगी तो ज़्यादा किसके लोग हैं? लोकसभा के। तो याद रखना, जिनके ज़्यादा लोग हैं उन्हीं का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। बचपन में बोलते थे ना, जिसका बैट उसी की बैटिंग, जिसका बैट वही बैटिंग करेगा पहले। तो लोकसभा के लोग ज़्यादा हैं, राज्यसभा के लोग कम हैं, इसलिए जिसके ज़्यादा लोग हैं उन्हीं का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये कोई कानून नहीं है, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर कभी भूल जाओ और क्वेश्चन आ जाए तो ये फार्मूला लगाकर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, वरना ये कहीं लिखा नहीं गया है, ऐसी कोई चीज़ इसमें है नहीं, बट रूल है तो रूल है। नंबर 6, छठा कंट्री है भाई आपका आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नंबर 2, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस हमने ले ली। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये हमने आयरलैंड से ले लिया। तो ये 3 चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता डीपीएसपी वाला। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए? आंसर आएगा आयरलैंड का संविधान। 7वां कंट्री है भाई जापान। जापान से हमने क्या ले लिया? जापान से हमने ले लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश से ली? जापान से। एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही आपको याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ले ली। 8वें नंबर पर आएगा भाई फ्रांस। फ्रांस से 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक। भारत में गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र देश है। हम प्रजातंत्र भी हैं, हम लोकतंत्र भी हैं, हम गणतंत्र भी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं, हम समाजवादी भी हैं। लेकिन भारत में गणतंत्र हमने किससे लिया? फ्रांस से। रिपब्लिक, रिपब्लिक भारत में लिया फ्रांस से। नंबर 2, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये हमने किससे लिया? फ्रांस से। ये दोनों चीज़ याद रखना, दोनों में से क्वेश्चन आता है। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ले ली, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा हमने फ्रांस से ले लिया। 9वां कंट्री आएगा आपके सामने रूस, यूएसएसआर जिसको कहेंगे आप लोग। यहाँ पर रूस जरूर लिख रखा है, लेकिन कई बार पेपर में यूएसएसआर आता है, क्योंकि उस समय रूस नहीं यूएसएसआर ही था। नंबर 1, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, नैतिक मूल्य जिनको आप कई बार बोल देते हो, नैतिक मूल्य, मूल कर्तव्य, मॉरल ड्यूटीज, ये हमने रूस के संविधान से लिए। नंबर 2, प्रस्तावना के अंदर जो न्यायिक आदर्श है, प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है वो भी हमने कहाँ से ले लिया? रूस के संविधान से। और 10वां देश आएगा जर्मनी। जर्मनी के संविधान से महत्वपूर्ण चीज़ ले रखी है वे प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी पावर्स हमने यहाँ से ले रखी है। जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, जिनके तहत भारत का राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करता है। देश में इमरजेंसी लगती है, चाहे वो देश की इमरजेंसी हो, चाहे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो, चाहे वित्तीय इमरजेंसी हो, ये हम प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन जर्मनी के संविधान से ली है। एक चीज़ याद रखना, जर्मनी का कौन सा संविधान? वाइमर, जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब सोचो,
भारत में ज़्यादातर पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाएगी तो प्रधानमंत्री की पावर खत्म और सारी पावर किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। इमरजेंसी की बात बता रहा हूं मैं। जब इन इमरजेंसी बंदों का प्रयोग होगा 352 का 360 का, तो सारी पावर किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। और कई बार हम किसी व्यक्ति के पास पावर हो तो हम क्या बोल देते हैं, यार तू तो हिटलर बन गया, यार आप तो बिल्कुल हिटलर जैसा व्यवहार कर रहे हो। और हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। तो ये जो इमरजेंसी पावर है, ये हिटलर, जर्मनी में हिटलर के द्वारा जो वाइमर संविधान बनाया गया था वहाँ से ली गई हैं। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करेगा। अगर वैसे ना पता चले, सोच लेना, जब इमरजेंसी लगती है, जब इमरजेंसी पावर का प्रयोग राष्ट्रपति करता है तो सारी पावर उसके पास आ जाती हैं। और पावर से हम लोग एक थोड़ा सा कनेक्ट बना सकते हैं कि हिटलर बहुत ज़्यादा पावर का प्रयोग करता था, बहुत ज़्यादा मतलब डिक्टेटर था, तो वहाँ से हमने ले ली, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान को एकात्मक भी कहा जाता है भाई, और भारतीय संविधान को संघात्मक भी कहा जाता है। एकात्मक क्यों कहते हैं और संघात्मक क्यों कहते हैं? एकात्मक यानी जहाँ पावर एक ही व्यक्ति में हो। नंबर एक, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। यह कहता है कि भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि जो शक्तियों का जब बंटवारा हो गया ना, उसमें केंद्र को ज़्यादा पावर दे रखी है। संघात्मक, एकात्मक क्यों है? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, ये कहता है। नंबर दो, केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा अक्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है इस वजह, क्योंकि ध्यान रखना, एकात्मक लक्षण का मतलब है शक्तियां केंद्र के पास हों, सेंटर सरकार के पास हों। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, एक तो इसके आधार पर एकात्मक कहा गया है। केंद्र राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इसको एकात्मक कहा गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक ही नागरिकता है और वो सेंटर की है, देश की है, राज्य की कोई नहीं है, इसलिए एकात्मक कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, इसलिए एकात्मक कहा गया है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक सरकार हो जाती है, ये भी इसलिए क्योंकि इमरजेंसी लगेगी तो राष्ट्रपति के पास पावर आ जाएगी, वो भी एक प्रकार से एकात्मक आ जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो भी एकात्मक होगा। संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास है, बिल्कुल ये भी एकात्मक है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये भी सही है, सुप्रीम कोर्ट से चलता सब कुछ। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति है, फिर भी एकात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास है। किसी दूसरे देश के साथ समझौता करेगा तो हरियाणा अपना, पंजाब पाकिस्तान से समझौता करे, यूपी कनाडा से समझौता करे, मध्य प्रदेश बांग्लादेश से समझौता करे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में भारत भारत है, राज्य नहीं है वहाँ कोई, वहाँ भारत ही एक राज्य है और भारत ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप केंद्र के पास है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ इसने वो बात बताई है भाई जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, राज्यों के पास ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है। ये तो था एकात्मक रूप। अब हम बात करते हैं संघात्मक। एक दो और चीज़ देख लीजिए, जम्मू को छोड़ करके अन्य राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है इसमें। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं, यानी किसी राज्य से कुछ कम लिए जाते हैं, किसी से ज़्यादा लिए जाते हैं। आधिकारिक तंत्र का नियंत्रण, अखिल भारतीय सेवाएं सेंटर के अंडर में है, पूरे भारत में राज्य होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये कहना चाह रहा है ये। तो ये सारी चीज़ जो है ना वो एकात्मक है। एकात्मक में वो बात बताई गई है जहाँ केंद्र से सब कुछ चलता है। अब बात संघात्मक की अगर हम करें तो संघात्मक में वो हैं जहाँ पर राज्यों को भी बराबर की पावर है। जैसे लिखित संविधान है, इसमें राज्य और केंद्र के अपने अपने काम बट गए। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सब कुछ है, केंद्र कुछ नहीं है, राज्य कुछ नहीं है, संविधान सब कुछ है, तो इसलिए दोनों को संतोष मिलता रहता है। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कराया गया है, इसलिए हमारा देश संघात्मक है। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर है तो राज्य और स्टेट दोनों खुश रहते हैं इसमें, ये भी सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि संविधान संशोधन केंद्र करता है, लेकिन वो इतनी जटिल है कि कुछ चीज़ों में राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ों में तो आधे से ज़्यादा राज्यों की परमिशन चाहिए। तो जटिल प्रक्रिया है, इसलिए केंद्र अकेला कुछ नहीं कर सकता। केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, किसी में बीजेपी, किसी में कांग्रेस है, किसी में कांग्रेस, किसी में बीजेपी, किसी में दूसरी पार्टी, किसी में दूसरी पार्टी। तो इसलिए राज्यों में, केंद्र में अलग अलग प्रत्यक्ष सरकारें होती हैं, तो दोनों की अपनी अपनी चलती रहती है। संसद में उच्च सदन है जो राज्यसभा की उपस्थिति दर्ज करवाता है, और राज्यसभा में राज्यों की सरकारों के आधार पर सदस्य भेजे जाते हैं। राज्यों के अंदर सरकार जिसको बहुमत मिला है उसके आधार पर राज्यसभा में ज़्यादा लोग जाएंगे। सर, जम्मू का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी मान्य है, प्लीज़ बताएं।
रेखा कुमारी, जम्मू का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं कराया हमने, उसमें जो मेन आर्टिकल 370 है उसका ए पार्ट हमने रख रखा है, बाकी जो विवादित पार्ट थे उन सबको हमने हटा दिया है। यानी जिसकी वजह से हम जो मेन है, क्योंकि अभी भी 35 आर्टिकल 35 जो है उसमें जम्मू को कुछ विशेष सुविधाएं अभी भी हैं, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट वाला मामला था, जो विरोध वाला मामला था, वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से जम्मू में कोई भारतीय प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, जम्मू के अंदर अलग चीज़ें होंगी, जम्मू के अंदर हम सेवाएं नहीं ले, वो जो कंट्रोवर्शियल मामला था वो हमने हटा दिया, लेकिन कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है जो आर्टिकल 35 के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी तक हम उसके ऊपर नहीं पहुंचे हैं। संविधान का प्रारूप, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, संविधान का प्रारूप तो भाई ये हमारा हो चुका है। भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लीजिए एक बार। भारतीय संविधान की विशेषताएं, नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भाई। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान में केवल संघ सरकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान नहीं, बल्कि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी संविधान में प्रावधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये हमारे संविधान की क्या है, एक विशेषता है। नंबर 2, वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में सारे लोगों को वयस्क मताधिकार मिला भाई। आज़ादी से पहले एज के आधार पर नहीं था, वोटिंग राइट ऑन आपकी क्या स्टेटस है समाज में, आपका क्या आपका काम करते हैं, क्या आपका लेवल है, उस पर आधार पर था, लेकिन हमारे देश में वयस्क मताधिकार है। भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है, जो पहले 21 साल वोटिंग के लिए हुआ करती थी। तीसरा, मौलिक अधिकार है, देश के अंदर सारे नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं। हमने अमेरिका से लिए, भाग नंबर 3 के अंदर 6 मौलिक अधिकार हमारे पास मौजूद हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और आप अच्छे से उनको यूज करते हैं, तो ये विशेषता है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे पास हैं, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। एकात्मक और संज्ञात्मक लक्षण हमारे संविधान में हैं। केंद्र के अंदर भी पावर है, राज्यों के अंदर भी पावर हैं, कुछ पावर केंद्र में ज़्यादा है, कुछ पावर राज्यों में ज़्यादा है, तो इसलिए एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था इसमें आपको देखने को मिलेगी। लचीला और कठोर है, ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है भाई। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों विशेषताओं को संजोए हुए है। संविधान लचीला लचीला संविधान कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहेंगे, किसी देश का ऐसा संविधान जिसको बदलना, जिसमें संशोधन करना थोड़ा आसान हो, वो लचीला होता है। कुछ मामलों में हमारा संविधान लचीला है, लेकिन कुछ मामलों में हमारा संविधान बहुत ज़्यादा संशोधन में बहुत ज़्यादा टफ भी है। जैसे भारत के अंदर अगर आप लोग सोचोगे, जैसे मूल ढांचे में परिवर्तन की बात कई बार आ जाती है, या फिर उसके अलावा कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे आपने देखा जीएसटी भारत में आया। जब जीएसटी भारत में आया तो उसमें सेंटर का एक टैक्स लगना था जीएसटी, और राज्यों के कई सारे टैक्स खत्म होने थे। तो ऐसे कानून के लिए क्या चाहिए, केंद्र सरकार, संसद में तो बहुमत चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी चाहिए। आप सोचो, केंद्र में मान लो कोई पार्टी की सरकार है और कोई वो ऐसा कानून बना रही है, लेकिन राज्यों में उसकी सरकारें नहीं है, तो वो कानून बनेगा ही नहीं, वो कानून बनेगा ही नहीं। जब बीजेपी ने इस कानून को पास किया तो उस समय राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ज़्यादा थी, तो कांग्रेस की सरकारों से समझौता करना पड़ा बीजेपी को सेंटर में कि आप अपनी सरकारों को मनाइए और हम गलत नहीं होने देंगे, बट आप इस कानून को पास करवाइए। और आप लोगों को ध्यान होगा, और नहीं भी होगा तो मैं बता देता हूँ, केंद्र के अंदर, भारत के अंदर जो जीएसटी लाई बीजेपी की सरकार जरूर थी, लेकिन सपोर्ट उसमें कांग्रेस का राज्यों की तरफ से था, वरना अगर आधे से ज़्यादा राज्यों की परमिशन नहीं मिलती तो वो बन ही नहीं सकता था। हालांकि बाद में उन्हीं लोगों ने गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो उनका एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हमें उस चीज़ को फैक्ट के आधार पर समझना चाहिए। सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के आपसी संबंध ठीक हैं, संविधान संशोधन अध्यक्षात्मक हो सकता है। भारत में कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद अपने अपने काम कार्यकाल के अनुसार संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। तो भारत में संसदीय स्वरूप है, ये भारत के संविधान की एक अच्छी विशेषता है। संसदीय प्रभुता, संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता, भारत के अंदर संसद की संप्रभुता है। संसद भारत में सब कुछ है, जो चाहे संसद देश के लिए कर सकती है, और संसद पूरी पावर अपने पास लिए रहती है। दूसरा है न्यायिक सर्वोच्चता, भारत के अंदर जुडिशरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सब कुछ ओके है, और देश के अंदर आम जनता का थोड़ा बहुत भरोसा, अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो आज भी भारत की जनता देश के सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है।
हालांकि कुछ मामले हैं जिनकी वजह से कभी कभी विश्वास डगमगाता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आजकल सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, लेकिन हम आम जनता का जो भरोसा है वो कोर्ट पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नेताओं पर लोग कम भरोसा करते हैं, मीडिया पे तो आप आज के समय कर ही नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोर्ट ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंसान, आम इंसान भरोसा करता है। तो न्यायिक सर्वोच्चता भारत के अंदर मौजूद है। तो ठीक है भाई, आज हमने कोशिश करी भारत का संविधान पूरा करने की। फटाफट जल्दी कमेंट करना, कमेंट कर दीजिए। और आज का चैप्टर अच्छा रहा, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है और उम्मीद है आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा, हर चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको पूछनी है, कोई भी अगर डाउट है, तो हम डाउट सेशन जब शुरू करेंगे तो डाउट आप ले सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे नंबर आपके आने चाहिए, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। आप जो भी आप तैयार कर रहे हैं, रेखा कुमारी वेलकम बेटा, ठीक है भाई। शशि ओके है, रेखा, शशि, मिन्नू, बाकी जो बच्चे बाद में देखेंगे या जो ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डिंग के बाद देखते हैं जिनका अभी टाइमिंग नहीं होता है, गुड ओके भाई। चलो फिर आज के लिए इतना ही था। आज के इस चैप्टर को ना एक बार शांति से दोबारा अच्छे से देखना, एक दो बार इसको अच्छे से रिवाइज करना और नोट डाउन करते रहना मेन मेन चीज़ों को। इसी चैप्टर की जो PDF है वो भी आपको ऐप के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगी, अच्छे से मेहनत कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, धन्यवाद।